टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 10 जो है बिंदुबद्ध उसके पार्ट 10.2 से संबंधित कुछ प्रमेय थ्योरम है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पहले हम उनको हल करेंगे ताकि एक्सरसाइज 10.2 को समझने में आपको दिक्कत नहीं है, और इसलिए उस प्रमेय को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये रहेगी उससे संबंधित जो समस्याएं वो कैसे हल की जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको दिया गया है कि त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनके लंब समद्वि भाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्वि भाजक संगामी होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जो हैं वे क्या एक जगह मिलते हैं। आज इस बात को हम हल करें, और ये जो हल करवा रहा है इनको प्रमेय बोलते हैं कि सिद्ध करो कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्वि भाजक एक जगह आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये कोई दिया हुआ है त्रिभुज, जैसे ए बी सी, ये कोई त्रिभुज, और यहाँ पर इन त्रिभुज की आपको बातें करें तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये कोई भुजा है, जैसे इसको कोई नाम देते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर इसको कोई नाम देते हैं। और ये जो प्रतिच्छेद जो है एक दो यानी इनके लंब समद्वि भाजक है, जैसे ए बी का जो लंब समद्वि भाजक है ये, और इधर ए सी के जो लंब समद्वि भाजक है वो मान लीजिए कि किसी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मान कल्पना करनी पड़ेगी कि कोई त्रिभुज ए बी सी है, और यहाँ पर ये भुजा ए बी है और ये जो भुजा ए सी है, इन दोनों के जो लंब समद्वि भाजक हैं वो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध यहाँ पर ये करना है, क्या जो ओ जो है, ये बिंदु जो ओ है, ये क्या इस बी सी का जो लंब समद्वि भाजक होगा उसके ऊपर स्थित होगा। तो यहाँ पर ओ को ए से मिलाएं, ओ को बी से मिलाएं, ओ को सी से मिलाएं, और इसी प्रकार यहाँ से इसके ऊपर लंब बिठाएं। यानी आपको सिद्ध करना है कि वास्तव में, जैसे इसको डी नाम कर दें, इसको ई कर दें, इसको एफ कर दें। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ था कि ओ एफ जो है ये ए बी पर लंब है, ओ ई जो है वो ए सी पर लंब है। तो क्या ये ओ डी जो होगा वह बी सी पर लंब होगा। इस प्रमेय द्वारा इस बात को आपको सिद्ध करना, हल करना है। तो यहाँ पर सभी बातें क्रम से लिखी जाती है। प्रमेय का जो रूप होता है उसमें आपको दिया हुआ क्या है, तो यहाँ दिया हुआ है कि ए बी व ए सी भुजाओं के लंब समद्वि भाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ओ पर मिलते हैं। सिद्ध करना है क्या ये जो ओ डी जो है ये बी सी का लंब समद्वि भाजक होगा, या तीनों के तीनों जो लंब है वो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। फिर उसकी रचना करनी है। रचना में ओ को ए से मिलाया है, ओ को बी से मिलाया गया है, ओ को सी से मिलाया है, ये रचना के पद होते हैं। और उसके बाद में इसमें उपपत्ति के पद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उपपत्ति के पद जो है जिसको सिद्ध करने की बातें गए, तो यहाँ पर अभी बातें हो चुकी है अपनी कि ओ एफ जो है वह ए बी पर लंब है, ओ एफ जो है वह ए बी पर लंब है, क्योंकि लंब समद्वि भाजक होते हैं। ये ओ एफ जो है ये ओ बिंदु सी लंब समद्वि भाजक पे स्थित है, इसका मतलब ओ एफ है वो ए बी पर लंब है। और इसी प्रकार से ओ ई जो है वह ए सी पर लंब है। और जैसा कि आपने इस बात का अध्ययन कर लिया था, इससे संबंधित जो समस्या थी उसका हल कर लिया था। ये ओ एफ जो है वह ए बी पर लंब है। इसका अर्थ ये था कि ओ ए, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि किसी रेखाखंड के लंब समद्वि भाजक, जैसे कोई रेखाखंड ए बी है और इसका लंब समद्वि भाजन किया जाए तो इस लंब समद्वि भाजन पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो था वो इस ए और बी जो दोनों रेखाखंड के दोनों सिरे इनसे समान दूरी पे था। तो यहाँ पर ये ओ एफ जो है ए बी पर लंब है, और इससे आपको ये मिला कि ओ ए बराबर ओ बी। और इसी प्रकार से देखिए ओ ई जो है वह ए सी पर लंब है, और ओ ई ए सी पर लंब होते आपको मिला कि ओ ए बराबर ओ सी। और इन दोनों बातों से आपको ये मिल गया
कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, यानी ये ओ ए दूरी, ये ओ बी दूरी, ये ओ सी, तीनों दूरियां बराबर है। और यहाँ पर देखिए आपने ढूंढ लिया इसको कि ओ बी व ओ सी जो है दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, और ये ओ बी और ये ओ सी दोनों बराबर तभी होंगे जब ओ डी जो है ये बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ देखिए आपने इस ओ एफ को और ओ ई को तो आपने कल्पना कर ली थी कि ये ए बी और ए सी भुजाओं पर लंब है, और यहाँ पर उस बात को सिद्ध करने के लिए क्या तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक एक जगह मिलेंगे। तो यहाँ पर जो अभी आपने देखा कि ये ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ ए ओ सी के बराबर, तो इससे आपको ये मिला कि ओ बी व ओ सी दोनों बराबर है। और ये ओ बी व ओ सी दोनों बराबर होने का अर्थ हो गया कि ओ डी जो है ये ओ डी ये है बी सी का लंब समद्विभाजक है। और इस प्रकार आपने यहाँ पर सिद्ध किया कि त्रिभुज की भुजाओं, तीनों भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक होते हैं वो संगामी होते हैं, और इस बिंदु को जहाँ पर तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलते हैं उसको परिकेंद्र कहा जाता है। परिकेंद्र यानी त्रिभुज का परिकेंद्र, कि तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजन जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि त्रिभुज की तीनों शीर्ष जो है, इन तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, तो उसका जवाब ये होता है कि त्रिभुज की तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होने वाले बिंदु का बिंदुपथ त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। और इसी क्रम में चले अब देखिए नेक्स्ट जो परिमेय है उसमें आपको कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, यानी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजन, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजन या कोणों के समद्विभाजन संगामी होते हैं यानी एक जगह मिलते हैं। तो यहां देखिए आपको कोई त्रिभुज दे दिया गया, जैसे ये त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजन, जैसे इस कोण ए का समद्विभाजन किया जाए, इस कोण का समद्विभाजन किया जाए, और इस प्रकार इस कोण का समद्विभाजन किया जाए, और ये आपस में कह रहा है कि बताओ कि सिद्ध करो कि ओ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से कल्पना कर लेते हैं कि ये जो ओ ए जो है ये, और ये जो ओ बी जो है ये कोण ए व कोण बी के समद्विभाजन पर स्थित है। तो आपको सिद्ध करना है क्या ओ सी जो रेखा है ये ओ सी है, वह कोण सी को समद्विभाजित करेगी। या फिर इसको कल्पना कर लें कि ओ बी जो है ये कोण बी का समद्विभाजन है, ओ सी जो है ये कोण सी का समद्विभाजन है। तो सिद्ध करना है क्या ओ ए जो है कोण ए का समद्विभाजन हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी जो है इसमें कोण ए का समद्विभाजन, बी का समद्विभाजन, दो कोणों के समद्विभाजन की चर्चा कर रहे थे, वो आपको दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि ओ सी जो है वह कोण सी का समद्विभाजन पे या स्थित होगा या समद्विभाजित करेगा। और इस प्रकार रचना में क्या करते हैं, यहाँ से इनके ऊपर लंब डाल देते हैं, जैसे इसे ए बी के ऊपर ओ से ओ डी लंब डाल दिया, यहाँ से इसके ऊपर लंब ओ ई लंब डाल दिया, ये लंब डाला है, और इसी प्रकार इससे इसके ऊपर लंब डाल देता। ये रचना का पॉइंट होगा कि ओ डी है वह ए बी पर लंब डाला गया, ओ ई है वह बी सी पर लंब डाला गया, ओ एफ है वह ए सी पर लंब डाला गया। फिर उसी तरह से उपपत्ति के जो पद होंगे, तो यहाँ पर देखिए ये कोण बी का समद्विभाजन कहे, ए का सी का, दो कोणों की बातें करनी है अपने को, किसी भी बात को लेके करिए। जैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ देखिए ये जो ओ बी जो रेखा है, ओ बी कोण बी का समद्विभाजक, कोण बी के समद्विभाजक पर स्थित है। और ये स्थित होते देखिए अभी अभी आपने पढ़ा है कि यहाँ पर ये लंब डाला गया, ये भी लंब डाला गया, और आपने इससे पहले अध्ययन कर लिया था कि किसी कोण के समद्वि, जैसे ये कोण है, इस कोण का समद्विभाजन करें तो इस कोण पर यानी इस समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु होगा वह इन दोनों रेखा से क्या होता है, समदूरस्थ होता है। इस तरह से कोई भी बिंदु होगा वह यानी ये दूरियां और ये दूरियां दोनों बराबर होती हैं। तो यहाँ देखिए इसको कहें तो यहाँ पर ये जो ओ डी जो है इसके ऊपर लंब है ये, और डी ओ बिंदु जो है वह कोण बी के समद्विभाजक पर स्थित है। तो इससे आपको ये प्राप्त हुआ कि ओ डी बराबर ओ। और इसी प्रकार यहाँ पर सी को लेकर के हल करें
तो देखिए यहाँ पर ओ बी जो कोण बी के समद्वि भाजक पर स्थित है, तो इससे आपको मिला कि ओ डी बराबर ओ ई, कि ये ओ डी और ओ ई बराबर है क्योंकि ओ बिंदु कोण बी के समद्वि भाजक पर स्थित है। इसी तरह से देखिए ये जो ओ ई जो है वह है इस बी सी पर लंब है, और ये जो ओ एफ है वह ए सी पर लंब है। तो यहाँ पर भी ये जो ओ बिंदु है ये कोण सी के समद्वि भाजक पे स्थित है, यानी ओ सी जो है वह कोण सी का के समद्वि भाजक पर स्थित है, या कोण सी का समद्वि भाजक, ऐसे कह सकते हैं आप इसको। और ये समद्वि भाजक होते ही ओ ई जो है वह ओ एफ के बराबर, और अब इन दोनों बातों से आपको ये मिला कि ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ, यानी ये दूरी और ये दूरियां कह रहा है कि तीनों तीनों बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ये दूरी ओ डी और ओ एफ दोनों बराबर है, क्योंकि ओ डी बराबर ओ एफ, और इसका अर्थ हुआ कि ये जो ओ बिंदु जो है वह कोण ए के समद्वि भाजक पर स्थित है। अतः ओ जो है कोण ए के समद्वि भाजक पर स्थित। तो यहाँ इन्हें भी दो कोणों के समद्वि भाजन की बातें करें, जैसे यहाँ पर बी और सी के समद्वि भाजन की बातें कर ली, तो यहाँ पर आपको ये मिला है कि ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि कोण के समद्वि भाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण को बनाने वाली रेखा के दोनों रेखाएं जो है जैसे ओ ए बी और बी सी इन दोनों से समदूरस्थ होता है, तो ओ डी बराबर ओ ई। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि कोण ये जो सी ओ जो है ये कोण सी का समद्वि भाजक है, और समद्वि भाजक होते ही ओ ई और ओ एफ दोनों बराबर है, और इन दोनों कथनों से आपको ये प्राप्त हुआ कि ओ डी बराबर ओ एफ, कि ये ओ डी और ये ओ एफ बराबर होंगे, और ये ओ डी और ओ एफ दोनों बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि ओ है वो कोण ए के समद्वि भाजक पे स्थित है। तो देखिए यहाँ पर बी के ओ है वो बी के समद्वि भाजक पे स्थित था, ओ है वो कोण सी के समद्वि भाजक पे स्थित है, और यहाँ पर आपने ढूंढ लिया कि ये ओ है ए के समद्वि भाजक पे स्थित है। तो यहाँ पर आपको ये प्राप्त हो गया कि तीनों कोणों के जो समद्वि भाजक हैं वे परस्पर कहाँ मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं। और ये आपसे पूछा गया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्वि भाजक होते हैं वो संगाम्य होते हैं, और इस प्रकार तीनों कोणों के समद्वि भाजक जो होते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहा जाता है, अंतः केंद्र। तो इस प्रश्न को छोटे रूप में बोर्ड एग्जाम इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बताओ त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। तो यहाँ पर यदि इस ओ को केंद्र मानकर एक वर्ग की रचना की जाए तो यह तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ गुजरता है, और इस प्रकार उसका जो नाम होता है वह अंतः केंद्र होता है। तो ये अंतः केंद्र जो होता है वह त्रिभुज की तीनों भुजाओं से क्या होता है, समदूरस्थ होता है। इसी क्रम में देखिए जो अगले क्रम है उसमें कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब, त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब संगाम्य होते। तो यह सबसे पहले इस शीर्षलंब को समझ लिया जाए कि शीर्षलंब होता क्या है। जैसे कोई त्रिभुज है आपके पास में, ये त्रिभुज है ए बी सी, और इस शीर्ष से इसकी समूह भुजा पर लंब डालें, जैसे ये ए डी लंब डाल दिया, यहाँ से इसके समूह भुजा के ऊपर इसके ऊपर लंब डाल दिया, जैसे बी लंब डाल दिया, और इस प्रकार यहाँ इसके ऊपर लंब डाल दिया जाए, जैसे एफ लंब डाल। तो यहाँ त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके समूह भुजा पे जो लंब डाल रहे हैं, जैसे ए डी लंब डाला गया, इसको शीर्ष लंब कहते हैं। यहाँ से इसके ऊपर लंब डाल दिया गया, बी ई शीर्ष लंब हो गया। इसी प्रकार ये सी एफ है, ये शीर्ष लंब हो गया। इस प्रकार जो है आपसे पूछा गया है कि सिद्ध करोगे त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब होते हैं वो संगाम्य होते हैं, यानी किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, जैसे यहाँ पर इसको ओ बिंदु नाम दे दिया। तो ये सिद्ध करना है कि तीनों के तीनों शीर्ष लंब ओ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वही बातें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, और ये जो आपके जो है ए डी बी ई और सी एफ शीर्ष लंब सिद्ध करना आपको कि तीनों के तीनों शीर्ष लंब है वो ओ बिंदु पर मिलेंगे। ये इसका जो सिद्ध करने का बिंदु है वह हुआ। रचना में क्या करेंगे कि इसकी रचना के लिए जो शीर्ष है तीनों के तीनों शीर्ष, जैसे ए शीर्ष है, इस ए शीर्ष से इस बी सी के समांतर रेखा खींचे, जैसे ए बिंदु से होती हुई, और क्या क्या इस बी सी के समांतर रेखा खींचेगी। इसी प्रकार इस बी बिंदु से इस ए सी के समांतर रेखा खींचेंगे, यानी इस तरह से इस बी सी के समांतर रेखाएं, और इसी प्रकार सी बिंदु से इस ए बी के समांतर रेखा खींचेंगे,
यानी तीनों शीर्षों से, जो तीनों शीर्ष हैं त्रिभुज के, उन तीनों शीर्षों से, और मान लेते हैं कि आपस में जो समांतर रेखाएं वो पी क्यू आर पर मिलती है। तो यहाँ देखिए इसको हल करने का जो उपपत्ति का जो बिंदु है, यानी इसको कैसे हल करें, तो यहाँ देखिए ये जो आपके पास में है, इसको अब यहाँ देखिए उपपत्ति के पद में क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए आपको दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए डी बी ई और सी एफ शीर्ष लंब है। सिद्ध करना है कि तीनों के तीनों शीर्ष लंब है वो ओ पर मिलेंगे, ये आपको सिद्ध करना था। रचना में त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो है ए बी सी जो है, इन तीनों शीर्षों से, जैसे ए बिंदु से इस बी सी के समांतर, बी बिंदु से इस ए सी के समांतर और सी बिंदु से इस ए बी के समांतर रेखाएं खींची गई जो परस्पर पी क्यू आर पर मिलते हैं। और उपपत्ति का जो पद है उसमें देखिए यहाँ पर ये जो बी सी ए आर जो है, क्योंकि ये बी सी रेखा जो है वो इसके समांतर रेखा खींची गई है, ये रेखा इसके समांतर खींची गई है, तो बी सी ए पी जो है, ये बी सी ए पी ये एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि जिस चतुर्भुज की समूह भुजाओं का जो प्रत्येक युग्म जो है, जैसे ये बी सी है वह पी ए के समांतर है, ये पी बी जो है वह इस ए सी के समांतर है, और इस प्रकार बी सी ए पी जो है वह एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज होते ही ये बी सी भुजा जो है वो इस पी ए के बराबर हो, इसलिए बी सी बराबर पी ए। इसी प्रकार यहाँ देखिए बी सी क्यू ए जो है, बी सी ए क्यू ए ये भी एक समांतर चतुर्भुज, और ये एक समांतर चतुर्भुज होते ही बी सी क्यू ए, जैसे अभी बी सी है इस ए क्यू के समांतर है, ये जो क्यू सी है वह ए बी के समांतर है, तो एक समांतर चतुर्भुज होगा। और समांतर चतुर्भुज होते ही बी सी बराबर ए क्यू, कि ये बी सी भुजाएं ए क्यू के बराबर होगी। तो यहाँ देखिए बी सी जो है वह पी ए के बराबर है, या बी सी जो है वो ए क्यू के बराबर है, और इन दोनों बातों से आपको ये मिल गया कि ये पी ए और ए क्यू जो है, इसलिए पी ए बराबर ए क्यू। ये पी ए और ए क्यू दोनों के दोनों बराबर है, और दोनों के दोनों बराबर होने का अर्थ हो गया कि ये बी सी जो है और ये पी क्यू जो है दोनों समांतर। अभी आपने पढ़ा था कि बी सी समांतर जो है पी क्यू था, और यहाँ पर देखिए ए डी जो है, ए डी जो है वह बी सी पर लंब है, और ये पी क्यू और ये जो बी सी दोनों समांतर है, तो इसका अर्थ हो गया, इसलिए ए डी जो है वह पी क्यू पर भी लंब हो। और इसी प्रकार से लेकर के और समांतर चतुर्भुजों को लेकर हल करें, जैसे अभी आपने बी सी ए पी को या फिर बी सी क्यू ए को हल किया, इसी प्रकार इन भुजाओं के साथ में भी समांतर चतुर्भुज को हल करें तो आपको ये मिलेगा कि बी ई जो है ये बी ई, इसके बारे में जैसे अभी आपने ए डी के बारे में अध्ययन किया, इसी प्रकार इस बी के बारे में भी अध्ययन करेंगे, इसी प्रकार सी एफ के बारे में अध्ययन करेंगे, और इस प्रकार तीनों के तीनों जो लंब है वो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इस प्रकार जो है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जो है वे एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और तीनों शीर्ष लंब जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को लंब के अंदर कहा जाता है। कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का लंब के अंदर कहते हैं। तो इस प्रकार जो बातें थी, यहाँ पर तीनों शीर्ष लंब त्रिभुज ए बी सी के ए डी बी ई और सी एफ जो शीर्ष लंब है, और इसके लिए रचना करते हुए और आपने एक बात को सरल कर लिया कि ये जो ए डी जो है ये इस पी क्यू पर लंब है, और इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये जो सी एफ जो होगा, ये सी एफ ये इस क्यू आर पर लंब होगा, इसी प्रकार बी ई जो है वह पी क्यू पर लंब होगा, और देखिए तीनों के तीनों जो लंब है वो कहाँ मिलते हैं, ओ बिंदु पर मिलते हैं। और इस प्रकार इसको कहा जा सकता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जो होते हैं वह एक बिंदु पर मिलते हैं और जिसको लंब के अंदर कहते हैं। अगला जो परमे का पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बिंदु में आता है, तो इसको थोड़ा सा सरल तरीके से सीखने के लिए और अच्छी तरह से अध्ययन करिए इसको। तो यहाँ पर है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वह एक बिंदु से गुजरती है, यानी माध्यिका एक बिंदु से गुजरती है, और केंद्रक जो होता है वह उसको माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं
माध्यिकाएं एक बिंदु से गुजरती तथा केंद्रक जो है त्रिभुज का केंद्रक वह माध्यिकाओं को या माध्यिका को दो अनुपात एक में विभाजित करता है। बोर्ड एग्जाम की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, इसलिए इसको सीखने के लिए इसका अध्ययन करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए माध्यिका की बात करें तो जैसे कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है, और माध्यिका के बारे में आपने अध्ययन किया था कि किसी भुजा के मध्य बिंदु को, जैसे बी सी है इसका मध्य बिंदु डी है, और इस मध्य बिंदु को यदि इसके सम्मुख शीर्ष से मिलाएं तो इसको माध्यिका कहते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए एसी है, इसका मध्य बिंदु बी है और इसको इसके सम्मुख शीर्ष बी से मिलाएं तो ये माध्यिका कहलाती है। और इसी प्रकार इस भुजा ए बी का मध्य बिंदु एफ है और इसको इसके सम्मुख शीर्ष से मिलाएं तो ये सी एफ माध्यिका है। अब देखिए यहाँ पर तीनों जो माध्यिकाएं वे एक बिंदु से गुजरती हैं, और जहाँ तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, इसको त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्र कहा जाता है। और आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये केंद्र जो है इस माध्यिका को यानी एडी को 2:1 में, कहने का हुआ कि ए ओ और ओ डी जो है इसका अनुपात होगा वह 2:1 होगा, बी ओ और ओ ई का जो अनुपात है 2:1 होगा, सी ओ व ओ एफ का जो अनुपात है वह 2:1 होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या, देखिए दिया हुए का जो कथन लिखेंगे तो उसी प्रकार बातें करेंगे। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी ई व सी एफ माध्यिकाएं जो ओ बिंदु पर मिलती है, प्रतिच्छेद करती है। सीधा आपको करना है कि ओ ए अनुपात ओ डी बराबर 2:1, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि ओ बी अनुपात ओ ई बराबर 2:1, या फिर ओ सी अनुपात ओ एफ बराबर 2:1। तो यहाँ पर ये जो ओ बिंदु है केंद्र है, और ये कह रहा है कि केंद्र माध्यिका को इस अनुपात में विभाजित करता है। रचना के लिए जो है बातें वो देखिए कि इस ए ओ को और किसी बिंदु तक, या इस ए डी को कह सकते हो आप कि ए डी को किसी बिंदु तक, जैसे यहाँ तक इस बिंदु किसी बिंदु जी तक बढ़ाएगा, और इस प्रकार बढ़ाते कि ये जो ए ओ जो है ये और ये जो ओ जी है ये दोनों के दोनों बराबर हो जाए, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ओ डी जितना इसको बढ़ाएगा, यानी बराबर करने के लिए बी को जी से मिला देते हैं और सी को जी से मिला। ये रचना का पॉइंट होता है कि इस ए ओ को किसी बिंदु जी तक इस प्रकार बढ़ाए कि ए ओ बराबर ओ जी, जी को बी से मिला गया, जी को सी से मिला गया। इसको रचना का बिंदु कहते हैं कि ये रचना है। अब देखिए इसको उपपत्ति का अध्ययन करें। उपपत्ति के बाद में देखिए यहाँ इस त्रिभुज ए बी जी को ले, त्रिभुज ए बी जी में, तो यहाँ देखिए एफ बिंदु जो है, जो कि एफ जो है वह ए बी का, तथा ओ जो है यह है इस ए जी का, तथा ओ ए जी का मध्य बिंदु। ये माध्यिका थी, इस कारण एफ है वो ए बी का मध्य बिंदु था, और इस ए ओ को ओ जी तक इस प्रकार बढ़ाया गया था कि ए ओ और ओ जी दोनों बराबर, इसका मतलब ओ बिंदु है वह भी क्या हुआ, इस ए जी का मध्य बिंदु हुआ। और आपने पढ़ा था कि त्रिभुज की किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु है, इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो ये तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है, तो जिसको मध्य बिंदु पर में कहेंगे। तो यहाँ पर एफ वह ए बी का मध्य बिंदु है, ओ है वह ए जी का मध्य बिंदु है। इसका अर्थ हुआ कि ओ एफ जो है वह बी जी के समांतर है, जिसका कारण बताएंगे आप मध्य बिंदु पर में। और ये जो
ओ एफ जो है ये इसी सी ओ रेखा पर स्थित है, सी एफ रेखा पर स्थित है। इसका अर्थ हो गया कि सी ओ जो है, इसलिए सी ओ जो है वह भी बीजी के समांतर हो। इसको यूं कहेंगे, यहाँ पर ये ओ एफ जो है वो सी एफ पर स्थित है और सी एफ पर स्थित होते ये जो सी ओ है ये भी बीजी के समांतर। इसी प्रकार चले तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए सी जी को ले, त्रिभुज ए सी जी को, त्रिभुज ए सी जी में, तो ए सी जी में ई जो है यह ए सी का मध्य बिंदु है तथा ओ जो है वह ए जी का मध्य बिंदु है। ये ई है ए सी का मध्य बिंदु है, ओ है वह ए जी का मध्य बिंदु है और इससे आपको मध्य बिंदु पर में से मिला कि इसलिए ओ ई जो है वह जी सी के समांतर या सी जी के समांतर। और ये जो ओ ई जो है यह बी पर स्थित है, इसका अर्थ होगा कि बी ई जो है वह जी सी के समांतर होगी और इसलिए बी ओ जो है, इसलिए बी ओ जो है वह जी सी के समांतर। तो यहाँ देखिए अब ये जो ओ सी जो था ये ओ सी ये आपको मिला बी जी के समांतर है और इसी प्रकार ये बी ओ जो है ये मिला आपको कि जी सी के समांतर है। और इन दोनों बातों से यानी क्योंकि सी ओ जो है वह बी जी के समांतर था तथा बी ओ जो है वह जी सी के समांतर है और इन दोनों कथनों से आपको ये मिला कि बी जी सी ओ जो है, इसलिए बी जी सी ओ एक समांतर चतुर्भुज। जैसा समांतर चतुर्भुज के बारे में आपने पढ़ा कि किसी चतुर्भुज की समूह भुजाओं का दोनों युग्म, जैसे ये युग्म और ये युग्म समांतर है तो इसका अर्थ हुआ कि समांतर चतुर्भुज है। और आपने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वे परस्पर समद्वि भाजित करते हैं और समद्वि भाजित करने का अर्थ हो गया कि डी है वह आपको बीसी का मध्य बिंदु दिया गया था और अभी आपको मिल गया कि डी है वह ओजी का भी मध्य बिंदु और इसलिए डी जो है ओजी का मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु होने का कारण ये हुआ कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण वे एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं और समद्वि भाजित करते बीडी और डीसी बराबर है और यहाँ ओडी और ये जो डीजी है ये बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसलिए ओडी बराबर डीजी, क्योंकि ये डी है ये ओजी का मध्य बिंदु, इसलिए ओडी और ये जो डीजी है दोनों क्या हो गए बराबर। अब यहाँ देखिए आपको रचना से आपने किया था कि ए ओ को जी बिंदु तक इतना बढ़ा गया कि ए ओ जो है ये ए ओ और ये ओ जी दोनों बराबर है। तो यहाँ पर चूंकि ए ओ बराबर ओ जी और यहाँ देखिए इस ओ जी के दो टुकड़े हो रहे हैं ओ डी प्लस डी जी, इसलिए ए ओ बराबर ओ डी प्लस डी जी या जी डी। और यहाँ देखिए ओडी जो है ये डीजी के बराबर था, अभी आपने अध्ययन कर दिया था कि ओडी और डीजी दोनों जो है वो बराबर है, इसलिए इस डीजी को या जीडी को ओडी कहे तो ए ओ बराबर ओडी प्लस ओडी और ओडी प्लस ओडी जो है जो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है ए ओ बराबर 2 ओडी। अब यहाँ से इस ए ओ बटे ओडी का अनुपात निकालने के लिए ए ओ को ओ ए कहा जा सकता है, ओ ए बटे ओ डी बराबर 2/1 और इसको अनुपात के रूप में लिखें तो ओ ए अनुपात ओ डी बराबर 2:1। और इसी प्रकार अन्य माध्यिकाओं को लेते हुए आप हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि इन्हीं बातों को इस तरह से हल करेंगे तो क्वेश्चन की जो प्रक्रिया वो काफी लंबी चौड़ी होती है, इसलिए इसको एक को दर्शाने के लिए आप किसी भी माध्यिकाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर बातें हो चुकी है कि आपने इस AD को बढ़ाया गया, इस प्रकार आप चाहे D को बढ़ा के कर सकते, इस CF को बढ़ा के कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको ये हल करना था कि क्या केंद्र जो है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु था कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जो होती हैं वो जिस बिंदु से गुजरती है उसको केंद्र कहा जाता है और ये जो केंद्र है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, जिसको हल करने के लिए ये प्रक्रिया। अतः इस एक्सरसाइज से पहले आप इन प्रमेय का अध्ययन करें ताकि एक्सरसाइज को समझने में ज्यादा सरलता हो सके।